हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों यार मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई, आप इसका जवाब दोगे क्या? है सभी पहले आप लोग जुड़ जाइए और मेरे को आप लोगों से एक चीज़ का जवाब चाहिए। मेरे को बहुत मतलब कल है ना, एक चीज़ का जवाब दीजिएगा। अभी अपन स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 2, लेकिन एक चीज़ का जवाब चाहिए मुझे। जब मैं आप लोगों को एसिड बेस एंड सॉल्ट ये जब मैंने क्लास शुरू करी थी, है ना, मतलब जब पहली क्लास थी पार्ट नंबर 1 जिस दिन था, मैंने आप लोगों से पूछा था क्या केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का टेस्ट दे दिया क्या, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का टेस्ट दे दिया क्या, 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। और यहाँ पर बच्चों के आंसर आना शुरू हो गए। कोई बोला मेरे 17 हुए हैं, किसी के कोई बोला मेरे 9 हुए हैं, किसी ने बोला 15 हुए हैं, किसी ने क्या बोला, किसी ने क्या बोला। दोस्तों पता पड़ा वो टेस्ट डला ही नहीं था, वो टेस्ट ही आपका कल डला है। तो फिर आपने टेस्ट कहाँ से दे दिया? मतलब एक भी बच्चे ने ये नहीं बोला कि सर अभी तक वो टेस्ट अपलोड ही नहीं हुआ है। मतलब क्या करते हो तुम लोग हैं? बोलो। मेरे को तो बाद में पता पड़ा वो केमिकल रिएक्शन का टेस्ट डला ही नहीं है अभी तक, और सारे आंसर दे रहे बैठ के, सर मेरे 14 सही हुए हैं, मेरे 15 सही हुए हैं, मेरे 13 सही हुए हैं, मेरे 19 सही हुए हैं। मतलब क्या सिलेक्शन होगा तुम्हारा? है क्या सिलेक्शन होगा? इतने सारे झूठे भरे हुए हैं क्लास में। सारे झूठे भरे हैं, एक से बढ़कर एक। क्या मेहनत करूं तुम्हारे साथ में? मैं सोचता हूं इतनी बढ़िया मेहनत करूं, 40 में से 40 दिलाऊं, 30 में से 30 दिलाऊं, 25 में से 25 दिलाऊं, हैं? और पढ़ाई करते नहीं हो, मेहनत करते नहीं हो, झूठ बोलते रहते हो। आ जाओ, चलिए स्टार्ट करते हैं अम्ल, क्षारक एवं लवण का पार्ट नंबर 2। चलिए दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हमने कुछ नहीं पढ़ा था, बस हमने ये पढ़ा था जो एसिड होते हैं ना, अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, और जो बेस होते हैं, क्षारक होते हैं, वो स्वाद में कड़वे होते हैं। और अम्ल और क्षारक का पता कैसे लगाया जा सकता है दोस्तों? इसका पता लगाया जा सकता है इंडिकेटर, जिसे हिंदी में बोलते हैं सूचक या संकेतक। तो दोस्तों कौन कौन से इंडिकेटर होते हैं, कैसे कैसे वो हम लोगों को एसिड और बेस के बारे में बताते हैं, ये बातें हम लोग डिस्कस कर चुके थे। मैंने आपको ये नहीं बताया था एसिड क्या होता है, बस मैंने ये बताया था एसिड स्वाद में खट्टे होते हैं। क्या इसके अलावा कुछ बातें बताई थी क्या? नहीं। तो अब चलिए बात करते हैं एसिड यानी अम्ल होते क्या है, अम्ल है क्या, किस पदार्थ को हम लोग अम्ल बोलेंगे। चलिए दोस्तों, मेरा क्वेश्चन है, क्या मैं इसको अम्ल बोल दूं क्या? कार्बन डाइऑक्साइड इसका नाम है, क्या इसको अम्ल बोल दूं क्या? बताओ। चलो ये एक पदार्थ है NaCl, क्या इसको अम्ल बोल दूं क्या? जो हम लोग खाना खाते हैं ना, उसमें जो नमक डालते हैं ना, बेसिकली वो यही होता है। क्या इसको बोल दूं क्या अम्ल? चलो और बताओ। क्या दोस्तों मैं इसको अम्ल बोल दूं क्या? इसको अम्ल बोल दूं क्या? तो कैसे पहचान करेंगे कि कौन अम्ल है कौन नहीं है? देखिए दोस्तों, अम्ल में क्या विशेषता होती है? अम्ल उन रासायनिक पदार्थ को बोलेंगे, है ना। अम्ल क्या होते हैं? ये कौन बोल रहा है? बफरिंग, मैं चेक करवाता हूं, वेट करो, है ना। कुछ बच्चे बोल रहे हैं बफरिंग हो रही है। ठीक है, चलिए दोस्तों, बिल्कुल क्लास सही चल रही है। एक बार आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लीजिए, ठीक है। हाँ, हम लोग बात करते हैं कि क्या ये एक अम्ल है क्या, क्या ये अम्ल है क्या, क्या ये अम्ल है क्या, या ये अम्ल है। दोस्तों अम्ल होते क्या है, या मैं बोलूं अम्ल में क्या विशेषता होती है। देखो, अम्ल को जब हम लोग पानी में डालते हैं ना, तो वो क्या करते हैं? हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं। जैसे बात करते हैं इसको, जब हम लोगों ने इसको पानी में डाला तो कुछ नहीं हुआ, इसको भी पानी में डाला तो कुछ नहीं हुआ, इसको, ये तो खुद ही एक पानी है, जब इसको हमने पानी में डाला तो बेसिकली क्या हो गया? ये टूट गया, हाइड्रोजन आयन H+ और Cl- में टूट गया।
मेरे को अभी इससे कोई मतलब नहीं है, इसका नाम याद रखिए, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन। तो जब हम लोगों ने पानी में इसको डाला तो इसने ये दिया, तो क्या मैं इसको एक अम्ल बोल सकता हूं? क्या बोलो, यस और नो? बात करते हैं दोस्तों, ये एक पदार्थ है, ठीक है, मुझे इसका नाम नहीं पता, लेकिन जब हम लोगों ने इसको पानी में डाला तो इसने क्या दिया? हमको H+ दिया, इसे बोलते हैं हाइड्रोजन आयन। तो क्या मैं इसको अम्ल बोल सकता हूं? क्या यस? तो देखिए दोस्तों, अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जब उसको पानी में डाला जाता है तो वो हाइड्रोजन आयन का त्याग करते हैं, ठीक है। वापस समझिए, मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूं कि एसिड ऐसे पदार्थ को बोलते हैं जब हम लोग उसको पानी में डालते हैं ना, तो वो क्या करते हैं? हाइड्रोजन आयन त्यागते हैं। आ गई बात समझ में? क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल HCl, जब इसको हम लोग पानी में डालते हैं ना तो ये टूट जाता है हाइड्रोजन आयन में और क्लोराइड आयन में। क्या हम लोगों को हाइड्रोजन आयन मिला? क्या बोलो, यस और नो? मिला, यस। तो क्या मैं इसको अम्ल बोल दूं? क्या मैं इसको अम्ल बोल दूं? यस। सेम चीज दोस्तों, जब हम लोगों ने HNO3 जब इसको पानी में डाला तो ये टूट गया H+ और NO3- में। क्या इसने H+ यानी हाइड्रोजन आयन दिया? यस सर, दिया। तो क्या मैं इसको एक एसिड यानी अम्ल बोल सकता हूं? क्या आ गई बात समझ में? तो अम्ल क्या होते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को पता पड़ा। अब दोस्तों क्या होता है, जब ये अम्ल हाइड्रोजन आयन त्याग करता है ना, तो ये हाइड्रोजन आयन क्या होता है? स्टेबल नहीं होता, अनस्टेबल होता है। क्या होता है? अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है। तो दोस्तों कोई भी अगर अस्थायी होगा तो वो किसी ना किसी से जुड़ने की कोशिश करेगा। बोलो यस और नो? ठीक है। तो ये क्या करता है, जो पानी होता है ना उससे अभिक्रिया कर लेता है। जो हाइड्रोजन आयन होता है ना, देखो सबसे पहले जो एसिड था आपने उसको पानी में डाला, पानी में जाने पर एसिड ने क्या दिया? हाइड्रोजन आयन दिया। तो ये जो हाइड्रोजन आयन होता है वो पानी से अभिक्रिया कर लेता है और क्या बना लेता है? H3O+ बना लेता है। दोस्तों जब किसी पे कोई आवेश होता है तो इसको आयन बोलते हैं। क्या यस? तो क्या ये भी एक आयन है? क्या हाँ। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए इस वाले आयन का नाम क्या है? हाइड्रोनियम आयन। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है हाइड्रोनियम आयन का सूत्र बताओ, तो सूत्र क्या हो जाएगा? ये। तो बेसिकली एसिड ऐसे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं, या मैं बोलूं जो जल में घुलने पर हाइड्रोनियम आयन देते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन आयन अल्टीमेटली क्या बना लेता है? हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। ये बात क्लियर है क्या? तो चलिए डेफिनेशन लिखवा दूं। अम्ल दोस्तों एक ऐसे पदार्थ है जो कि जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं, या मैं बोलूं हाइड्रोनियम आयन देते हैं। जैसे एक एग्जांपल, ये H2SO4, मुझे इसका नाम नहीं पता, लेकिन जब हम लोग इसको पानी में डालते हैं ना तो ये हाइड्रोजन आयन देता है। तो क्या ये एक एसिड हो गया? क्या हाँ। तो अगर आप लोगों को इसका नाम पूछा जाए तो इसका नाम क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। ठीक है। तो हमने अम्ल क्यों बोला? क्योंकि पानी में जाने पर हाइड्रोजन आयन त्याग रहा है। सिमिलरली दोस्तों HCl, ये अम्ल है क्या? जब हमने इसको पानी में डाला तो दोस्तों इसने हाइड्रोजन आयन त्यागा। तो इसका नाम अगर कोई पूछा जाए तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी आगे लिखवाऊंगा। थोड़ी सी बात समझ में आ गई कि एसिड की थोड़ी सी, अभी तक तो ये पता था ये स्वाद में खट्टे होते हैं, लेकिन क्या एसिड के बारे में आपको और पता पड़ा कि पानी में जाने पर ये कैसे बिहेव करते हैं? ठीक है। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बताओ बताओ। अगर आपको समझ में आ गया तो भी 2024 ALP 25 नवंबर का पूछा गया है। बताओ, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो आपको क्या मिलेगा? या मैं आपको बोलूं कि जब इस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को पानी में डाल दिया तो अब क्या क्या मिलेगा? तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया, जब आप पानी में डालोगे तो ये टूट जाएगा H+ में और Cl- में। ठीक है। इसे क्लोराइड आयन बोलते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। अब क्या होता है, ये आपका अनस्टेबल होता है, तो पानी से अभिक्रिया करके ये क्या बना लेता है? पानी से अभिक्रिया करके ये बना लेगा आपका H3O+, जिसे हाइड्रोनियम आयन बोलेंगे। तो बेसिकली क्या क्या है? हाइड्रोनियम आयन है और क्लोरीन आयन, दोनों मिलेंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा। कई बच्चे ये आंसर देकर आए और गलत हो गया उनका।
आता सब था, फिर भी गलत करके आ गए। आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, मैं साइड में हो जाता हूं, थोड़ा सा बताइए क्या इसका आंसर होगा। है ना, आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्वेश्चन को पढ़ो। जब कोई अम्ल जल में घुल जाता है तो कौन सा कथन सही है, क्या होता है, आइए बात करते हैं। तो जल की अनुपस्थिति में HCl अणु से हाइड्रोजन आयन अलग नहीं होते, सही बात है दोस्तों। जैसे ये HCl है, जब आप ये एक अम्ल आपने इसको बोला ना, तो जो अम्ल होते हैं ना वो जब पानी में डालोगे ना तभी उनके हाइड्रोजन आयन अलग होंगे, ऐसे नहीं पड़े पड़े ही अलग हो जाएंगे। तो ये बात बिल्कुल सही है कि अगर जल की अनुपस्थिति होगी, है ना, जल की एब्सेंस में हाइड्रोजन आयन अलग नहीं होगा, ये बात बिल्कुल सही है। जल में डालोगे तब होगा, बिल्कुल सही बात है ये। आ जाओ अब दोस्तों, जो हाइड्रोजन आयन होते हैं उसको या तो आप लोग इससे रिप्रेजेंट कर दो, या आपको पता हाइड्रोजन आयन पानी से जुड़ के ये बना लेता है तो इससे रिप्रेजेंट कर लो, बिल्कुल सही है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है क्या, आगे बात समझ में। क्योंकि दोस्तों पानी में हाइड्रोजन आयन बचेंगे नहीं, वो फाइनली बेसिकली पानी से अभिक्रिया करके ये बना लेता है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात समझ में आ गई है, क्लियर है। अगर कुछ बच्चे को इस वाले में डाउट हो रहा है तो एक दूसरे तरीके से समझाऊं, हाँ समझाओ। देखो हाइड्रोजन आयन को हमेशा इससे अथवा इससे बताया जाता है। चलो अथवा का मतलब क्या होता है, या ये फिर ये तो सही है, ये तो मानते हो ना, तो आपका वैसे ही सही हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक बच्चा बोल रहा है आरआरबी जेई के लिए सफिशिएंट है क्या रेलवे का। दोस्तों आप लोग जेई दे लो, ग्रुप डी दे लो, एएलपी दे लो, टेक्नीशियन दे लो, एक क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा आपका। ठीक है, समझ में आ गई। तो थोड़ी सी बात अब सबको, अब एसिड के बारे में बहुत सारी चीजें आपको पता पड़ गई। पहली क्लास में हमने पढ़ा था कि एसिड खट्टे होते हैं, तो इन सबको समराइज कर ले, भूल तो नहीं गए। चलो तो अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, ये बात समझ चुके थे पहले ही। दूसरी बात क्या है, जो संकेतक होते हैं, इंडिकेटर होते हैं, उनका रंग बदल देते हैं। अलग अलग इंडिकेटर के बारे में बताया था ना, है ना। तो आप लोग दोस्तों अब इसके बारे में, एक ये आपको लिटमस पेपर मैंने बताया था, तो ध्यान रखिएगा, ब्लू कलर का लिटमस पेपर आता है, नीले कलर का लिटमस पेपर आता है, जिसे हिंदी में नीला लिटमस पत्र बोलते हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर ये एक अम्लीय प्रकृति का है, एक एसिडिक सॉल्यूशन, एक अम्लीय विलयन है, तो ध्यान रखिएगा अम्लीय विलयन में अगर कोई नीले कलर का लिटमस पेपर डालेंगे तो उसका कलर क्या हो जाता है, रेड होता है। ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा अम्लीय प्रकृति का कोई विलयन है, एसिडिक कोई सॉल्यूशन है, तो इसमें जब हम लोग ब्लू कलर का लिटमस पेपर डाल देते हैं तो उसका कलर क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। तीसरी बात आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए मैंने पानी में अम्ल डाला, तो बेसिकली ये एक अम्लीय विलयन बन गया, एक एसिडिक सॉल्यूशन बन गया। तो दोस्तों किसी भी अम्लीय विलयन में करंट इजीली फ्लो हो सकती है, वो विद्युत के बहुत अच्छे चालक होते हैं। सर इसके पीछे कारण क्या है, जैसे देखो आपने अगर पानी में HCl डाला तो बेसिकली क्या क्या मिल जाएगा, H3O+ होगा, Cl-, ये भी एक आयन है, ये भी एक आयन है। तो जब भी किसी विलयन में बहुत सारे आयन होते हैं उसमें करंट इजीली फ्लो हो जाती है। आगे बात समझ में। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, आप कर सकते हो क्या, इस बार टेक्नीशियन में पूछा गया है। कौन सा अम्लों का एक विशेष गुण है, पीएच का तो अभी मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं, ये तो अभी मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं, कहां से आंसर दोगे बताओ, क्या आंसर दे सकते हो क्या, बताओ। इनका टच क्या थोड़ा फिसलन भरा होता है क्या, स्लिपरी होता है कि नहीं, वो तो बेस का होता है, क्षारक का होता है। क्या ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं क्या, अभी भी मैंने बताया, बिल्कुल सर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है, चलिए बताएंगे। अभी आरआरबी जेई में पूछा गया है, अम्लों के अम्लीय गुणों के लिए कौन सा आयन जिम्मेदार है। तो बेसिकली किसे हम लोग अम्ल बोलते हैं, जो कि जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो अगर कोई जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन दे रहे हैं तो मैं बोलूंगा इनमें अम्लीय गुण पाया जाता है, या मैं बोलूँ ये एक अम्ल है, ये एक एसिड है। आगे बात समझ में, क्वेश्चन बन रहे हैं, सारी बातें सुनोगे, एक एक क्वेश्चन आप लोगों का बनेगा। चलिए अब बात करते हैं आगे अम्लों का वर्गीकरण।
अरे ये गलत लिख दी क्या टॉपिक, अम्लों का वर्गीकरण है ना, अम्लों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। एसिड कई प्रकार के होते हैं, है ना। आपने कुछ सुना है, जैसे आपने सुना होगा स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, यानी प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल। किसी ने सुना होगा ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड, कार्बनिक अम्ल और अकार्बनिक अम्ल। तो अम्ल को दोस्तों हम लोग बांट सकते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग अम्लों का वर्गीकरण करने वाले हैं, ठीक है। आगे बात समझ में दोस्तों, मुझे उस चीज का आंसर दो। मैंने पिछली क्लास में आपसे पूछा था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के टेस्ट में कितने क्वेश्चन आए, सारे आंसर दे रहे थे, कोई 14, कोई 15, कोई 17, और मुझे पता पड़ा हमारी टीम ने वो टेस्ट डाला ही नहीं था, वो टेस्ट ही कल डाला है। मतलब आप झूठ बोलते हो हैं, आपसे क्या विश्वास करूं। मैं आपको बोलता हूं कि यार घर जाके पढ़ते हो क्या, आप लोग तो बोल दोगे जी हाँ सर पढ़ते हैं। मैं आपको बोलता हूं रिवीजन करते हो क्या, हाँ सर करते हो। देखो आप खुद का नुकसान कर रहे हो। सिलेक्शन होना या नहीं होना आपके हाथ में है। अच्छे से पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, 100% सिलेक्शन होगा। अपने आप को धोखा दोगे कि यार नहीं पढ़ रहा, रिवीजन नहीं कर रहा, तो किसी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। बढ़िया होगा, अच्छा होगा वो आपका होगा, बिगड़ेगा वो आपका होगा। कुछ किसी को फर्क नहीं पड़ता, ना आपके पड़ोसी को पड़ता, ना किसी को, वो आपको और आपके परिवार का भला होगा। आगे बात समझ में, तो थोड़ा सीरियस हो जाओ, आ जाओ। देखिए दोस्तों, अम्ल को हम लोग दो टाइप से बांटने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बांटेंगे सोर्स के आधार पर, स्रोत के आधार पर, कि कोई एसिड कहां से मिला है, ठीक है। आगे बात समझ में कि कोई एसिड मिला कहां से है। दोस्तों कोई एसिड होते हैं जो हम लोगों को प्लांट में पाए जाते हैं, या किसी एनिमल में पाए जाते हैं, या एनिमल से मिलते हैं, है ना। और कुछ एसिड ऐसे होते हैं जो कि कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं, लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं। तो उस आधार पर क्लासिफिकेशन करेंगे, ओके। एक करेंगे दोस्तों उनकी शक्ति के आधार पर, कौन सा एसिड दमदार है और कौन सा किस में दम नहीं है ना। चलो पहले सारा ध्यान आप लोग इधर रखिए। दोस्तों कुछ एसिड होते हैं जो हम लोगों को कैसे मिलते हैं, नेचुरली मिलते हैं, नेचुरली मिलते हैं, प्राकृतिक रूप से मिलते हैं। प्राकृतिक रूप से का मतलब क्या है, हो सकता है दोस्तों प्लांट से मिले या किसी एनिमल से मिले, ठीक है ना। तो ऐसे एसिड को बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड, कार्बनिक अम्ल। और ऐसे एसिड जो कि मैन मेड होते हैं, मानव के द्वारा बनाए गए हैं, या मैं बोलूं कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं, कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं, ऐसे एसिड को बोलेंगे इनऑर्गेनिक एसिड, यानी अकार्बनिक अम्ल। अभी एक्सप्लेन करेंगे, टेंशन मत लो। एक होता है दोस्तों शक्ति के आधार पर। सर शक्ति के आधार का मतलब क्या है, देखो जैसे मान लो ये एक एसिड है, दोस्तों जैसे मान लो मैंने एक बूंद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया, तो उस एक बूंद में पता नहीं कितने सारे अम्ल, ये मॉलिक्यूल होंगे, कितने सारे होंगे, कितने सारे होंगे, ठीक है, कितने सारे होंगे, सोच भी नहीं सकते हम लोग, ठीक है। तो दोस्तों मैंने जब इनको पानी में डाला तो इसने भी हाइड्रोजन आयन त्याग दिया, इसने भी 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 त्याग दिया, यानी बहुत ज्यादा हाइड्रोजन आयन मिल रहे हैं। तो ऐसे एसिड जो कि पानी में घुलने पर ज्यादा हाइड्रोजन आयन प्रदान करे, उन्हें बोलते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड, प्रबल अम्ल। और ऐसे एसिड जो कि पानी में घुलने पर हाइड्रोजन आयन दे तो रहे हैं लेकिन काफी कम दे रहे हैं, तो उसको बोलते हैं दुर्बल अम्ल, यानी वीक एसिड, ठीक है। देखिए तो देखिए दोस्तों, जो ज्यादा हाइड्रोजन आयन त्यागता है, जो ज्यादा हाइड्रोजन आयन त्यागता है उसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, प्रबल अम्ल। और जो कम हाइड्रोजन आयन त्यागता है, जो कम हाइड्रोजन आयन त्यागता है उसे क्या बोलते हैं, वीक एसिड, यानी दुर्बल अम्ल। ये बात समझ में आ गई क्या, आ गई। अब एक एक को एक्सप्लेन करें। एक मैंने ओवरव्यू दे दिया कि बेसिकली अगर हम लोग ये देख रहे हैं वो मिल कहां से रहा है, उस आधार पे दो प्रकार के होते हैं। अगर हमको ये देखना है कौन ज्यादा हाइड्रोजन आयन त्याग रहा है, कौन कम त्याग रहा है, तो ये दो इस प्रकार के होते हैं। आ गई बात समझ में, क्लियर है क्या, क्लियर है, आ जाओ, ठीक है, आ जाओ। चलिए तो अब बात करते हैं ऑर्गेनिक एसिड यानी कार्बनिक अम्ल। क्या होता है, मैंने पिछली स्लाइड पे बताया क्या होता है।
हालांकि दोस्तों आप लोगों को केवल इनको ही समझना है, इन दो से ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है ना, इन दो से ही। लेकिन इसकी थोड़ी बेसिक जानकारी मैं देता हूं, टेंशन मत लो। चलो, ऑर्गेनिक एसिड के बारे में मैंने क्या बताया, ऐसे एसिड जो कि हम लोगों को नेचुरली पाए जाते हैं। हो सकता है किसी प्लांट से मिल रहा है या किसी एनिमल से मिल रहा है। सर एग्जांपल बताओ। चलो एग्जांपल समझते हैं। देखो दोस्तों, लैक्टिक एसिड ये एक एसिड है जो कि दही में पाया जाता है। और दही किससे बनता है, दूध से बनता है। दूध हम लोगों को एनिमल से मिलता है, तो कहीं ना कहीं ये एक ऑर्गेनिक एसिड है क्या, बोलो। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्जेलिक एसिड। इसकी बात करो, ये वाला एसिड हमको पालक से मिलता है। तो पालक तो प्लांट मतलब नेचुरली मिलता ही है ना, तो क्या ये भी एक ऑर्गेनिक एसिड है क्या। टार्ट्रिक एसिड, ये वाला एसिड हम लोगों को मिलता है इमली में और अंगूर में, कहीं ना कहीं नेचुरली मिल रहा है, तो ये भी क्या ऑर्गेनिक एसिड बोलेंगे क्या। चलिए, सिट्रिक एसिड, दोस्तों जो खट्टे फल होते हैं ना उसमें ये वाला एसिड पाया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये भी हम लोगों को नेचुरली मिल रहा है, तो इसको भी क्या मैं ऑर्गेनिक एसिड बोलूं क्या। बहुत बढ़िया। सिरका, सिरका जानते हो, खाने में इस्तेमाल होता है इसका, तो इसमें एक एसिड पाया जाता है जिसका नाम है एसिटिक एसिड। क्लियर है, तो इसे भी हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक एसिड बोलेंगे। दोस्तों जो चींटी होती है ना, चींटी के डंक में एक अम्ल पाया जाता है। चींटी एक प्रकार का एनिमल बोल सकते हैं उसको, जंतु बोल सकते हैं। तो इसके बॉडी में जो एसिड पाया जाता है फॉर्मिक एसिड, तो क्या ये भी एक ऑर्गेनिक एसिड हुआ क्या। बिल्कुल। तो दोस्तों ऑर्गेनिक एसिड के ये कुछ एग्जांपल्स है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि गुरुजी क्या सबके फॉर्मूले ध्यान रखने के, नहीं। आप लोगों को जो मैं बोल रहा हूं केवल उसके फॉर्मूले याद रखने हैं, केवल दो के फॉर्मूले याद रखने हैं, एक तो एसिटिक एसिड का और एक फॉर्मिक एसिड का। इन दो का फॉर्मूला याद रखना है और किसी का याद नहीं रखना। चलिए दोस्तों, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCOOH और एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। आ गई बात। केवल दो के फॉर्मूले याद रखना है और किसी का याद नहीं रखना। इस मनीष मीणा को ब्लॉक करता हूं मैं ना, यहां से ब्लॉक करता हूं, उसके कमेंट पढ़ नहीं पाऊंगा और आगे कोर्स से भी ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है। यहां से तो कर दिया मैंने। चलो आ जाओ। तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला ये है, अगर आप लोगों से इसका एक नाम और बता दूं, इसका एक नाम और बता दूं, हालांकि हम कार्बन एवं इसके यौगिक जब चैप्टर पढ़ेंगे ना उसमें आएगा IUPAC नेम। हर पदार्थ का अपना एक IUPAC नेम होता है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी इधर बता देता हूं, हम आगे तो पढ़ेंगे। एथेनोइक अम्ल है ना, एथेनोइक अम्ल इसका अन्य नाम है, इसका अन्य नाम है। और दोस्तों इसका अन्य नाम क्या है, मेथेनोइक अम्ल है ना। ये नाम आप लोग याद रखना, ठीक है। इस बार के टेक्नीशियन में पूछा गया चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सारे बच्चे ऑप्शन में फॉर्मिक एसिड ढूंढ रहे, ऑप्शन में फॉर्मिक एसिड था ही नहीं। क्या दिया हुआ था, मेथेनोइक अम्ल दिया हुआ था, याद रख लोगे। तो ये सारे आपके क्या है, ऑर्गेनिक एसिड है। क्यों बोला, क्योंकि हमको नेचुरली मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इनऑर्गेनिक एसिड। सर इनऑर्गेनिक एसिड जिसे मिनरल एसिड के नाम से भी जानते हैं, इनका दूसरा नाम है ना। इधर लिखना भूल गया मैं, इधर लिख देता हूं, ठीक है। ये जो इनऑर्गेनिक एसिड होता है ना, इसे हम लोग खनिज अम्ल के नाम से भी जानते हैं, इसको मिनरल एसिड के नाम से भी जानते हैं, मिनरल एसिड है ना। तो मिनरल एसिड या मैं बोलूं इनऑर्गेनिक एसिड, कौन से एसिड होते हैं, कौन से एसिड होते हैं बताओ, जो कि मैन मेड होते हैं, जो कि मानव निर्मित होते हैं। सर इसके एग्जांपल बताओ। ये सारे इसके एग्जांपल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉस्फोरिक, इसका फॉर्मूला याद रखना HCl, फॉस्फोरिक एसिड इसका भी फॉर्मूला याद रखो H3PO4, सल्फ्यूरिक एसिड इसका भी फॉर्मूला याद रखना है H2SO4, नाइट्रिक एसिड इसका भी फॉर्मूला ध्यान रखना है HNO3। एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक नाम और है म्यूरेटिक एसिड। क्या है, म्यूरेटिक एसिड, हिंदी में म्यूरेटिक अम्ल। आ गई बात समझ में, चले आगे, क्लियर है। चलो आ जाओ। तो इसका आंसर कोई बता सकता है क्या, अगर ध्यान से आप लोग सुनोगे तो आंसर बता दोगे, अगर नहीं सुनोगे तो फिर मैं क्या ही बोलूं यार। सुनोगे तो एक एक क्वेश्चन के आंसर बता पाओगे। तो म्यूट्रिक एसिड का दूसरा नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड का दूसरा नाम क्या है, म्यूट्रिक एसिड। चलिए दोस्तों एक चीज मैं आप लोगों को बताऊं, मजे की बात,
मजे की बात बताऊं, जो ये वाले एसिड होते हैं ना, वो जल में घुलने पर ज्यादा हाइड्रोजन आयन देते हैं, और जो ये वाले एसिड होते हैं ना, वो जल में घुलने पर ज्यादा हाइड्रोजन आयन नहीं देते हैं। तो कुल मिला के इनको स्ट्रॉन्ग एसिड भी बोल सकता हूं क्या, कि जो इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं जनरली स्ट्रॉन्ग होते हैं, प्रबल होते हैं, बोलो। और जो ये वाले एसिड होते हैं जनरली वीक होते हैं, दुर्बल होते हैं। आप लोग बोलोगे कि सर नहीं आया समझ में, आपने तो देखो इधर आओ दोस्तों, एक चीज मुझे बताओ, मैंने आपको बोला कि इंसान को अपनी उसकी हाइट के आधार पे दो प्रकार में बांट सकते हो, एक लंबा आदमी और एक छोटा जिसकी हाइट थोड़ी कम है, जिसकी हाइट काफी ज्यादा उसको लंबा बोल दिया, ठीक है। बोलो। अब आपने एक चीज बोला कि सर वजन के आधार पे भी दो में बांट सकते हैं, एक मोटा आदमी जिसका वजन ज्यादा है, एक पतला जिसका कम है। तो आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि एक आदमी मोटा और पतला नहीं हो सकता क्या, या मोटा और लंबा नहीं मोटा और छोटा नहीं हो सकता क्या? तो ये आपने लंबाई के आधार पे दो टाइप बता दिए, एक आपने मोटेपन के आधार पे, वेट के आधार पे दो टाइप बता दिए, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि ये आदमी ये नहीं हो सकता। तो मैं ये बोल रहा हूं कि मैंने सोर्स के आधार पे दो टाइप बताए थे, और मैंने कौन ज्यादा हाइड्रोजन आयन त्याग देगा उसके आधार पे भी दो टाइप बताए, जो भी आगे डिस्कस करेंगे। तो मैंने अभी आपको बता दिया कि जनरली ये होते हैं ना, ज्यादा हाइड्रोजन आयन त्याग करते हैं, इसलिए जनरली स्ट्रांग होते हैं। आई बात समझ में? बोलते नहीं हो यार तुम। और मैं आपसे फिर से बता रहा हूं दोस्तों, अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट होने के कगार पे है, बायोलॉजी पूरी हो चुकी, जो मेजर जो दो सब्जेक्ट है बायोलॉजी फिजिक्स वो हो चुकी है, एनवायरमेंट एक क्लास का, एक या दो क्लास का। केमिस्ट्री में अपने एसिड बेस एंड सॉल्ट के बाद में केवल दो चैप्टर बचे, मेटल एंड नॉन मेटल और कार्बन एवं इसके यौगिक। इसके बाद में पीरियोडिक टेबल में पढ़ा दूंगा आपको, सिलेबस में नहीं हट गया लेकिन मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन दो ही चैप्टर बचे हैं इसके बाद में। तो सिलेबस शायद 10-12 दिन 15 दिन का सिलेबस है, तो जो पढ़ा दिया ना मैंने उसको रिवाइज करते हुए चलिएगा, ठीक है। और दोस्तों एक चीज और बोलनी है आपसे, बोलूं? आपसे कुछ मांगना है, मुझे दे दोगे क्या? कुछ मांगना है, दे दोगे क्या? सॉरी यार, देना पड़ेगा आपको, कोई ऑप्शन नहीं है, दे दोगे क्या? दोस्तों एक्चुअली में मुझे किसी बहुत ज़रूरी अर्जेंट काम की वजह से मुझे बाहर जाना पड़ रहा है 3 दिन के लिए, है ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। तो मैं 3 दिन आपकी क्लास नहीं लूँगा। अगर आप चाहोगे तो मैं आपको रिकॉर्ड करके चल जाऊँ, लेकिन मैं रिकॉर्ड करके जाऊँगा फिर वो आपको आपके डाउट कैसे ले पाऊँगा मैं ना। तो 3 दिन के लिए तो अपनी जो क्लास होगी ना, इसका नेक्स्ट पार्ट वो गुरुवार को होगा। ये छोटी सी रिक्वेस्ट है ना, प्लीज़ मान जाओ, मतलब बहुत अर्जेंट है, वरना मैं जाता नहीं। ऐसे घूमने नहीं जा रहा मैं कि भाई घूमने जाता हूँ ना, मैं आपको साफ बोल के जाता हूँ कि बच्चों मैं तो घूमने जा रहा हूँ मेघालय, साफ बोल के जाता हूँ आपको, लेकिन वो थोड़ा सा अर्जेंट है तो इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। और अपने वैसे भी 2 चैप्टर पढ़े हैं, टेंशन मत लो, कोई अच्छे से रिवाइज करना, ठीक है। चलो आ जाओ, अब ये बात करेंगे आगे। चलो अब चले आगे। चलो अब जल्दी से मुझे बता दो, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड किसको बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड ऐसे एसिड को बोलेंगे जो कि जल में घुलने पर ज्यादा हाइड्रोजन आयन त्यागे। जैसे देखो, अच्छा एक चीज मुझे बताओ, प्लीज नीचे मत देखना, आप तो मुझे बताओ, ये भी एक एसिड है मैंने बोल दिया, एक ये भी एसिड है। सर इसका नाम तो बता दिया आपने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका नाम भी बता दो। लो भाई, इसका नाम मैंने बता दिया कार्बोनिक एसिड, हिंदी में बोलेंगे कार्बोनिक अम्ल। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? ठीक है दोस्तों, जो ये वाला, जैसे मान लो मैंने ना HCl डाला, तो HCl के जितने भी मॉलिक्यूल थे ना, सबने हाइड्रोजन आयन त्याग दिया। देखो जैसे मान लो मैंने बोला फॉर एग्जांपल, मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 10 अणु डाले, या मान लो 5 डाले, तो इसने भी हाइड्रोजन आयन त्याग दिया, इस वाले ने भी त्याग दिया, इस वाले ने भी, है ना, इस वाले ने भी त्याग दिया, इस वाले ने भी त्याग दिया, इस वाले ने भी, सबने त्याग दिए। कुल मिला के HCl में ये विशेषता है कि इसके हर अणु हाइड्रोजन आयन त्यागते हैं। या मैं बोलूं HCl एक ऐसा है जो कि जल में बहुत ज्यादा हाइड्रोजन आयन त्यागता है, ठीक है। इसकी बात करें ना, तो देखो कुछ तो ऐसे के ऐसे रह गए, त्यागा ही नहीं, कुछ तो बिल्कुल ऐसे के ऐसे रह गए, और कुछ ने त्याग दिया।
कुछ ने त्याग दिया, मतलब यहां पर हाइड्रोजन, ऐसे एसिड जो कि जल में घुलने पर कम हाइड्रोजन आयन त्याग करे उसे आप लोग क्या बोलेंगे, वीक एसिड बोलेंगे। क्लियर है क्या? आगे बात समझ में? कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर संडे को ले लेना क्लास। अरे मैं बेसिकली कल ही निकल रहा हूं, मैंने सैटरडे संडे की छुट्टी इसलिए नहीं बोली, वो तो वैसी होती है। मैं भी तेज दिमागदार आदमी हूँ, देखो अभी बोलता हूँ ना मैं चाह रहा हूँ 5 दिन के लिए, बच्चे बोलते हैं और अब भाई साहब क्या कर दिया है, इसलिए मैंने बोल दिया 3 दिन। सैटरडे संडे तो वैसे रहती है। आगे बात समझ में? क्लियर है? तो स्ट्रॉन्ग एसिड ऐसे एसिड को बोलेंगे जो कि जल में घुलने पर ज्यादा हाइड्रोजन आयन त्यागे। और दोस्तों हाइड्रोजन आयन जितने ज्यादा त्यागेगा वो वाटर के साथ में मिलके उतने ही ज्यादा H3O+ बनेगा। तो कहीं ना कहीं ये भी मैं बोल सकता हूं दूसरी परिभाषा कि प्रबल अम्ल ऐसे अम्ल है जो जल में घुलने पर ज्यादा हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करते हैं। क्लियर है? अब दोस्तों आप लोगों को 3 एग्जाम्पल याद रखने हैं प्रबल अम्ल के, ठीक है? 3 एग्जाम्पल याद रखना है। एक HCl रख लोगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक नाइट्रिक एसिड और एक सल्फ्यूरिक एसिड। कौन कौन है जो कि 3 एग्जाम्पल याद रख सकता है? एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक सल्फ्यूरिक एसिड और एक नाइट्रिक एसिड, याद रह जाएंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं वीक एसिड। वीक एसिड ऐसे एसिड को बोलेंगे जो कि जल में घुलने पर कम हाइड्रोजन आयन का क्या करे, त्याग करे। इसके अधिकांश जो अणु होते हैं ना वो एक साथ ही रहते हैं। एक साथ रहने का मतलब हाइड्रोजन आयन छोड़ते ही नहीं है ना, टूटते ही नहीं है, ठीक है? तो एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, मतलब जितने भी मैंने आपको वो बताए थे ना ऑर्गेनिक एसिड, जो ऑर्गेनिक एसिड बताए थे ना मैंने आपको, जो नेचुरली मिलते हैं। दही में कौन सा लैक्टिक एसिड पाया जाता है? पालक में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, खट्टे फलों में सिट्रिक एसिड। तो जनरली जो नेचुरली पाए जाते हैं ना वो क्या होते हैं, वीक होते हैं। आगे बात समझ में? ठीक है, आ जाओ। चलिए इसका आंसर बताओ, देखो पता तो पड़े, समझ में भी आ रहा है या हवा में करते जा रहे हो? आ जाओ बताओ। जो अम्ल अधिक हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं उन्हें प्रबल अम्ल बोलेंगे और जो कम करेंगे उन्हें दुर्बल बोलेंगे। मेरे हिसाब से तो यार ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। आपके हिसाब से भी हो रहा है क्या? आ जाओ, चलो बताओ। प्रबल अम्लीय विलयन में क्या होगा बताओ बताओ। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। आ जाओ देखो मैं आपको समझाता हूं। देखो इधर आओ। देखिए दोस्तों ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड था, जब पानी में आपने डाला इसने भी हाइड्रोजन आयन त्याग दिया, इसने भी हाइड्रोजन आयन त्याग दिया। H+ बहुत सारे मिले, उसने पानी के साथ में अभिक्रिया करके H3O+ मिले, तो H3A+ और Cl, मतलब मैक्सिमम आप लोगों को आयंस ही आप लोगों को क्या करेंगे, मिलेंगे, है ना? मैक्सिमम आयंस आप लोगों को मिलेंगे, मैक्सिमम आयंस। और जो वीक होते हैं ना उसमें कुछ ही आयन त्यागते हैं, बाकी के ऐसे कैसे रहते हैं। तो वहां पर आपको अणु और आयन दोनों मिल जाएंगे, लेकिन यहां पर आपको मैक्सिमम आयन से मिलेंगे। बी इसका आंसर होगा। देखो गलत कर रहे हो यार, हैं गलत कर रहे हो क्वेश्चन, ये ध्यान से सुनते ही नहीं हो, पढ़ते ही नहीं हो क्वेश्चन, बोलना क्या चाह रहा है, अपने मस्ती में मस्त रहते हो। आगे बात समझ में? चलो इसका आंसर बताओ, गलत मत कर देना, गलत करते जुर्माना है 11.5 रुपए का, ठीक है? और 11.5 रुपये अगर दे नहीं पाओगे आप कैश में 50 पैसे और, तो फिर 1100 रुपये का। बताओ कौन से दुर्बल अम्ल है इसमें से? दोस्तों ये चीज तो क्लियर है, HCl तो नहीं हो सकता। अगर कोई ऑप्शन में गलती से HCl को बिठा रहा है ना, चलो किसी ने नहीं बिठाया, अच्छी बात है। मैंने आपको 3 एग्जांपल याद रखने को दिए हैं। एक नाइट्रिक एसिड, अगर किसी ने नाइट्रिक एसिड को वीक एसिड बता दिया उसको उठाओ। देखो इसने नाइट्रिक एसिड को वीक एसिड बता रहा है, हटो। और कोई बता रहा है क्या? देखो ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है नाइट्रिक एसिड वीक एसिड है, अरे हटाओ। चलो मैंने आप लोगों को बोला है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ऑप्शन नंबर सी इसको वीक बता रहा है, इसको भी हटाओ। तो एक ही ऑप्शन बचा, मैं आंख बंद करके ये कर दूंगा, मुझे नहीं पता। आगे बात समझ में? क्लियर है? चलिए बताओ, पानी में घुलने पर कौन सा एसिड कम हाइड्रोजन आयन देता है? तो जो कम हाइड्रोजन आयन देता है वो तो वीक एसिड होता है। तो दुर्बल अम्ल आपको पहचानना है।
दोस्तों मैंने आपको स्ट्रॉन्ग एसिड के 3 एग्जांपल बताए, मैंने बताया एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, मैंने बताया एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, मैंने बताया एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो फिर बचा यही ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बन रहे हैं। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं, आपने सब समझ लिया एसिड क्या होते हैं, ठीक है। कई बार आप लोग एक शब्द सुनते हो कंसंट्रेटेड एसिड यानी सांद्र अम्ल और डाइल्यूट एसिड यानी तनु अम्ल, कई बार ऐसा सुनते होंगे ना आप लोग। ये क्या है, कुछ अलग है क्या? कुछ भी नहीं है। देसी भाषा में मैं बताऊं, डाइल्यूट एसिड का मतलब है पतला अम्ल, कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब क्या है? गाढ़ा अम्ल, ठीक है। देखो कई बार क्या होता है, एक चीज मुझे बताओ, देखो देखो दोस्तों मेरी बात समझो, जैसे एसिड है ना, मान लो आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे कि एसिड धातु के साथ में मेटल के साथ में अभिक्रिया करने पर यह देता है। अब दोस्तों स्कूल में अगर आपके पास में 11वीं और 12वीं में पीसीएम होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होगा, तो आपने देखा होगा स्कूल में लेबोरेटरी भी होती है, टेस्ट कराया, एक्सपेरिमेंट करा के बताते हैं, टीचर्स बताते हैं कि देखो हम ये मिला रहे हैं, है ना। करें क्या कभी आपने? अगर आपके उसमें 11वीं में पीसीएम होगा तो आपने एक्सपेरिमेंट करे होंगे, या अगर आपने कुछ और कोर्स करे होंगे तो आपको कुछ और एक्सपेरिमेंट करवाए गए होंगे, है ना। तो लैब होती है। अब दोस्तों वहां पर जनरली है ना, अगर यार ये प्योर एसिड रख देंगे ना, तो मान लो गलती से किसी के उस पर गिर जाए तो कुछ दिक्कत, तो काफी पानी मिला के रखते हैं, उसको पतला करके रखते हैं, काफी पतला करके रखते हैं। या फिर आप ये मान लो खर्चा बहुत ज्यादा आता है तो उसको काफी पतला करके रखते हैं, काफी पतला करके रखते हैं, पानी मिला देते हैं उसमें, ठीक है। तो पानी मिला दिया, वो डाइल्यूट एसिड हो गया। और जो गाढ़ा गाढ़ा है बिल्कुल, या मैं बोलूँ जिसमें बहुत ही कम पानी मिला है, वो कंसंट्रेटेड एसिड बोल दो। क्लियर है? आ जाओ। तो दोस्तों देखो कंसंट्रेटेड एसिड आप लोग ऐसे एसिड को बोलते हो, सांद्र अम्ल ऐसे एसिड को बोलते हो जहां पर वाटर की मात्रा बहुत कम है, एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा है। और डाइल्यूट एसिड यानी तनु अम्ल ऐसे अम्ल को बोलते हो जिसमें काफी बहुत पानी मिला रखा है आपने, जहां पर वाटर की मात्रा ज्यादा है, एसिड की मात्रा कम है। आई बात समझ में? बोलो यस और नो। तो कंसंट्रेटेड ऐसे एसिड को बोलोगे जहां पर अम्ल की मात्रा अधिक है, पानी की मात्रा कम है। इसको ऐसे एसिड को बोलोगे जहां पर अम्ल की मात्रा कम है, पानी की मात्रा अधिक है। अब दोस्तों इसका कोई फिक्स एग्जांपल नहीं है कि ये कंसंट्रेटेड होगा, ये डाइल्यूट होगा। अरे दोस्तों मुझे एक चीज बताओ, असली पनीर और नकली पनीर ही होता है क्या? क्या असली पानी और नकली पानी नहीं हो सकता क्या? अरे असली पनीर और नकली पनीर ही होता है क्या? क्या असली पानी नकली पानी नहीं हो सकता? कि रुक जाओ, उस समय आपको मार्केट में दिक्कत हो जाएगी, जब पानी कमी होगी ना, असली पानी नकली पानी चलेगा फिर मार्केट में। अभी तो क्या है, ये चीज महंगी है पनीर, तो यहां पर असली नकली चलता है, असली सोना नकली सोना चलता है। जो महंगी चीजें होती है या जिनकी मात्रा काफी कम है, अवेलेबिलिटी काफी कम है। क्लियर? जो चीज इजीली अवेलेबल है, अभी उसमें अभी नकली नहीं आया उसमें। जैसे असली हवा नकली हवा सुना है? भी नहीं सुना, क्योंकि हवा बहुत सारी है। कभी हवा नहीं हुई ना तब चलेगा मार्केट में। भाई साहब हवा का सिलेंडर ले जाओ, ये बिल्कुल असली हवा है, बिल्कुल ठीक है। आगे बात समझ में? तो मेरे प्यारे दोस्तों कोई भी अम्ल पतला गाढ़ा हो सकता है ना। जैसे H2SO कंसंट्रेटेड H2SO4 भी बोल सकते हो, सांद्र H2SO4 और तनु H2SO4 बोल दो। इसमें ज्यादा, इसमें पानी ज्यादा मिला दोगे तो तनु बन जाएगा, कम मिलाओगे तो बन जाएगा। आगे बात समझ में? कोई फिक्स नहीं है कि यार ये वाला अम्ल सांद्र होता है, ये तनु होता है, ये वाला अम्ल सांद्र होता है, तनु, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसमें पानी ज्यादा मिला है वो तनु बन जाएगा, कम मिलाओगे तो वही सांद्र बन जाएगा। आगे बात समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? अब दोस्तों एक क्वेश्चन है कि गुरुजी मुझे एसिड को पतला करना है तो क्या करना पड़ेगा? एसिड में पानी मिला दूं? तो क्वेश्चन ये है कि सर पानी में अम्ल मिलाऊं या अम्ल में पानी मिलाऊं? या आप बोल रहे हो अरे गुरुजी कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, बच्चों वाले क्वेश्चन पूछ रहे हो हमसे, कुछ भी कर लो सर। सर तरबूजे पर चक्कू चलाओ या चक्कू पर तरबूज गेरो, कटेगा तरबूज ही, दोनों से एक ही काम होना है? नहीं दोस्तों, एक्चुअली में क्या होता है, जब हम लोग अम्ल और पानी को मिलाते हैं ना, जब हम लोग एसिड और वाटर को मिलाते हैं ना,
ये अभिक्रिया क्या होती है, बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है, ऊष्माक्षेपी, इसमें बहुत ज्यादा हीट निकलती है, तो मिलाना इतना पॉसिबल नहीं है। तो आप एक तरीका बता रहा हूं, उसमें थोड़ी कंपैरेटिवली कम हीट निकलती है। क्या, अगर आपको तनुकरण करना है तो अम्ल को पानी में मिलाए, है ना, आपके पास पानी है उसमें थोड़ा थोड़ा अम्ल डालो, हीट इसमें भी निकलेगी लेकिन इसमें थोड़ी कंपैरेटिवली कम निकलेगी। लेकिन अगर आपने एसिड में वाटर डाल दिया तो उसमें बहुत ज्यादा हीट निकलेगी, है ना, जल जाएंगे हम। आगे बात समझ में? तो अम्ल में पानी नहीं मिलाना, पानी में चिन्नु चिन्नु अम्ल मिलाना है। आगे बात समझ में? पानी में लिटिल लिटिल मिलाना है, अम्ल मिलाना है। आगे बात समझ में? चलो बहुत बढ़िया। चलो इसका आंसर करो फिर, अगर समझ में आ गया तो। देखते हैं समझ में आया नहीं आया, या झूठ बोलते हो। सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए, गाढ़ा अम्ल है उसको तनु करना है, तो क्या करना है, पानी में, ये जो पानी में मिलाना है। किसको? इस वाले को, गाढ़े वाले को मिलाना है, इसी को तो पतला करना है ना। बोलो, आई बात समझ में? क्लियर है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आ जाओ, चलो बताओ, आ जाओ। कौन सी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं है? सर ये तो आपने बायोलॉजी का क्वेश्चन लिया है। नहीं, बायोलॉजी का नहीं है, तो रिवीजन हो जाएगा। अच्छा है, बायोलॉजी का है तो बताओ कौन सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं है। क्या इसको तो मैं हटा दूं क्या? ये तो है, मैंने भी आपको बताया था, जब तनुकरण करोगे, पानी मिलाओगे, एसिड और पानी, एसिड में पानी मिलाओगे तो बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, तो भैया ये तो आंसर नहीं हो सकता। श्वसन प्रक्रिया जानते हो, हमारी कोशिका में क्या होता है, भूल गए सब? ग्लूकोज में ऑक्सीजन जुड़ती है, उससे एनर्जी मिलती है, थोड़ी हीट मिलती है। ये भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ये भी है, तो ये सही आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये है। दोस्तों किसी गैस को, नेचुरल गैस एक प्रकार का फ्यूल है, इसको जलाओगे हीट मिलेगी ना, तो क्या ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है कि? यस, तो ये आंसर नहीं हो सकता। दोस्तों इसमें कोई हीट निकलती नहीं है, तो हीट एब्जॉर्ब और करता है, ये तो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बात समझ में? मजा आ रहा है? रिवाइज हो गया ना? भूल गए होंगे रेस्पिरेशन तो मुझे लगता है? भूल गए? श्वसन भूल गए? बायोलॉजी? चलो आ जाओ। अच्छा चलो अब बात करते हैं हम लोग एसिड के बारे में, बहुत थोड़ी सी चीजें बता दी। अब बात करते हैं बेस, क्षारक। चलो सर क्षारक के बारे में बता दो। दोस्तों बेस, क्षारक ऐसे पदार्थ को बोलते हैं, या फिर मैं बोलूँ ये ऐसे पदार्थ होते हैं, ये जल में घुलकर क्या देते हैं, वो तो हाइड्रोजन आयन दे रहा था, ये वाला आयन दे रहे हैं। इस वाले आयन का नाम क्या है बता दो जल्दी से, पढ़ते नहीं हो तुम, है हाइड्रोक्साइड आयन। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल NaOH, मैंने बोल दिया ये एक बेस है, ये एक क्षारक है, तो इसमें क्या विशेषता होगी, जैसे आप इसको पानी में डालोगे ना तो ये आप लोगों का Na+ और OH- में टूट जाएगा, बेसिकली हमको ये वाला आयन दे देगा। तो क्षारक हम लोग ऐसे पदार्थों को बोलते हैं जो कि जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन, है ना, ये वाला आयन क्या करते हैं, त्यागते हैं। चलो और गुण बताओ, स्वाद में कैसे होते हैं, ये कड़वे होते हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या है दोस्तों, अगर ये कोई बेसिक सॉल्यूशन है, ठीक है, क्षारकीय विलयन है, क्षारीय प्रकृति का कोई विलयन है, तो अगर जब हम लोग उसमें रेड कलर का लिटमस पेपर डालते हैं तो उसका कलर क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। ये मैंने आपको पहले भी बात बताई थी। और दोस्तों क्या बेसिक सॉल्यूशन में भी करंट इजीली फ्लो हो जाएगी क्या, बताओ? जैसे कोई अम्लीय प्रकृति का विलयन होता है उसमें इजीली फ्लो हो जाती है, वैसे क्या बेसिक सॉल्यूशन में भी फ्लो हो जाएगी क्या? बिल्कुल दोस्तों, ये भी एक करंट का अच्छा कंडक्टर होते हैं। चलिए बात करते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस उस बेस को बोलेंगे जो जल में घुलने पर ज्यादा हाइड्रोक्साइड आयन त्यागे, और वीक बेस ऐसे बेस को बोलेंगे जो कि जल में घुलने पर कम हाइड्रोक्साइड आयन त्यागे। तो इसके 3 एग्जांपल्स याद रखना है, उसके भी मैंने तीन एग्जांपल बताए थे ना, तो इसके भी 3 ही बताऊंगा। तो एक एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक एग्जांपल है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और एक एग्जांपल है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दोस्तों आगे बात समझ में,
ध्यान रखिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला ये है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला ये है, लेकिन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला ये होता है। इसमें दो ही आता है ना, ध्यान रखना। वीक बेस के दो एग्जांपल याद रख लो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड पहला और एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल इसके याद रखने हैं विद फॉर्मूले, और इसके तीन एग्जांपल याद रखने हैं विद फॉर्मूले। क्लियर है? आ जाओ, चलिए अब दोस्तों बात करते हैं। सर क्षारक 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 बहुत सारा पढ़ लिया, अब सर मुझे ये बता दो क्षार क्या होता है। और जब मैं आप लोगों को बताऊंगा ना, अगर एक अच्छा स्टूडेंट होगा ना, उसके दिमाग में क्वेश्चन आएगा। जो अच्छा स्टूडेंट नहीं है, जो दिमागी लगाना चाहता है, वो तो हाँ 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 वो तो सब मान लेगा, अरे है। दोस्तों आपको पता है आपका ब्रेन काम नहीं करता है, आपको पता है ये बात। आपको जो बोल दिया जा, मतलब आपका दिमाग ऐसा है ना, आपको इजीली इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। आपका कोई फिक्स, आपकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। आपको 5 बातें मैं बोल दूं ना, तो आप बोल दोगे ये सरकार बढ़िया है। 5 बातें बोल दो तो आप बोल दोगे ये सरकार। रियल में आपका दिमाग काम करना ही बंद कर चुका है। इसके पीछे कारण क्या है? गलती आपकी नहीं है, गलती आपकी नहीं है, गलती आपके दिमाग की है। उस बेचारे की कैपेसिटी खो चुकी है काम करने की, सोचने समझने की। तो सर ये कैसे हुआ? आप ही की वजह से हुआ है। दिन भर आप इंस्टा चलाते हो, रील चलाते हो, यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हो, हैं? बताओ, पूरा दिमाग के कार्य प्रणाली आपने सबने बिगाड़ ली। मैंने जब बैच शुरू हुआ था, मैंने आपको तब भी बोला था कि दोस्तों ये सोशल मीडिया वगैरह से दूर रहो, है ना। मतलब आपका दिमाग का सोचने का तरीका पूरा करप्ट हो जाएगा, मतलब आपका दिमाग ढंग से काम ही नहीं कर पाएगा, है ना। एक चीज़ मैंने और बोलता, सुबह यार 10 से 15 मिनट, 10 मिनट दे सकते हो, कोई बहुत बड़ा नहीं है। मेडिटेशन थोड़ा सा वो करा करो। मतलब मैं बता रहा हूँ, ये छोटी दिखने में छोटी चीज़ लग रही है, लेकिन नहीं है। आप सोच रहे हो सोशल मीडिया में छोड़ दूंगा सर, आज से नहीं चलाऊंगा, बोलने में आसान है। मतलब जो ऑलरेडी छोड़ चुके हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो बिल्कुल एडिक्टेड है वो नहीं छोड़ सकते, मैं आपको बता रहा हूँ। और जो सोच रहे हैं यार सर 10 मिनट तो करना है, आप करके देख लो 10 मिनट, ऐसे ध्यान करके देख लो, आपको पता पड़ेगा। जैसे आप थोड़ा करें, आपके दिमाग में क्या क्या थॉट चल देंगे, तब आपको पता पड़ेगा कि यार मैं तो शांति से बैठ भी नहीं सकता 10 मिनट। आप करके तो देखो ना, मैं बोल रहा हूँ ना। एक काम करना, बैठना 10 मिनट ऐसे शांति से करके बैठना, आपके दिमाग में पता नहीं क्या क्या चलेगा, कौन सी बातें जिसका कोई लेना देना ही नहीं, बिल्कुल ऐसे मन आपका ऐसे बंदर की तरह उचकेगा, कौन सी बातें चल रही है। आप देख लेना, ये मेरे साथ भी होता है। ऐसा नहीं है कि कोई आपके दिक्कत है, सबके साथ में ही है। तो आप थोड़ा सा धीरे धीरे कोशिश करो। 1-1.5 महीने 2 महीने बाद में एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी जब आप 1 मिनट या 10 मिनट आप चाहोगे कि मैं ध्यान लगाऊं। ध्यान का मतलब कुछ भी, जहां पर आपकी इच्छा हो वहां पर आप कंसंट्रेट कर सको। लेकिन वो इतना इजी नहीं है ध्यान लगाना, है ना। बोलने में बहुत आसान है, मैं ध्यान करता हूँ सुबह, तो करो, धीरे धीरे हो जाएगी, टेंशन मत लो आप, है ना। सब चीज़ पॉसिबल है भाई। हमने हमारे दिमाग की हालत बिगाड़ी है तो हम सुधार भी तो सकते हैं ना। ऐसे देखो ना यार, चलो आ जाओ, चलो। हाँ, अब बात कर रहे हैं कि सर क्षार क्या होता है। देखो दोस्तों, ऐसे क्षारक, ऐसे बेस जो पानी में घुल सकते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं अल्कली, यानी क्षार। अब आपका दिमाग खराब होगा, एक अच्छे बच्चे का दिमाग खराब होगा। क्यों सर? सर आपने क्या बोला है, क्या बोला है सर आपने? कि ऐसे बेस, ऐसे क्षारक जो पानी में घुल सकते हैं, उनको हम लोग अल्कली बोल देंगे। तो गुरुजी वो तो सारे घुल सकते हैं, क्योंकि अगर वो पानी में घुलेंगे ही नहीं तो ये हाइड्रोक्साइड आयन कैसे त्यागेंगे? और जब हम लोग, जो वो हाइड्रोक्साइड आयन त्यागेगा नहीं, तो फिर सर हम लोग उसको बेस कैसे बोलेंगे? समझो मेरी बात को, वापस समझो, गौर करो मैं क्या बोल रहा हूं। मैं आपको बोल रहा हूं ऐसे बेस, ऐसे क्षारक जो पानी में घुल सकते हैं या जो पानी में घुल जाते हैं, उसे हम लोग अल्कली के नाम से जानते हैं, क्षार के नाम से जानते हैं। तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा, गुरुजी सारे बेस ही घुलते होंगे पानी में? और मैं बोल रहा हूं कि सारे बेस नहीं घुलते। सर ये क्या बात हुई?
आपने बेस की डेफिनेशन क्या बताई, जो पानी में घुल के हाइड्रोक्साइड आयन त्याग करेगा, तो जो घुलेगा ही नहीं वो हाइड्रोक्साइड आयन त्याग कैसे करेगा। ये बात किस किस को समझ में आई जो मैंने अभी कुछ बोली 1-1.5 मिनट में, बोलो यस। थोड़ा दिमाग चल रहा है क्या, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, नहीं चल रहा है तो बस तुमको सब रटवा देते हैं, रट लेना और क्या है, समझ ही नहीं चाह, मैं बोल रहा हूं ध्यान रखो, सुनो मेरी बात। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बोल रहा हूं ऐसे बेस, ऐसे क्षारक, ऐसे बेस, ऐसे क्षारक जो पानी में घुल जाते हैं उसे अल्कली बोलते हैं। आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर सारे घुलने चाहिए, नहीं दोस्तों सारे नहीं घुलते। फिर आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर अगर वो घुलेंगे नहीं तो हाइड्रोक्साइड आयन त्याग कैसे करेंगे, और जब तक कोई हाइड्रोक्साइड आयन त्याग नहीं करेगा तो सर फिर हम उसको बेस कैसे बोलेंगे, है ना। बहुत, तो यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो दोस्तों क्या होते हैं, मेरी बात को ध्यान से समझो। बेस यानी क्षारक की दो परिभाषा होती है। एक परिभाषा ये होती है जो कि जल में हाइड्रोक्साइड आयन त्याग दे, यही है आपके एनसीईआरटी में, यही है। लेकिन एक परिभाषा और होती है, ऐसे पदार्थ जो कि हाइड्रोजन आयन ग्रहण कर सके, उसे भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, बेस बोलते हैं। तो दोस्तों जो जल में घुल रहा है और जल में जो घुलेगा तो ये त्यागेगा, तो उसे तो हम लोग बोल देते हैं अल्कली यानी क्षार। जो जल में नहीं घुलता लेकिन जो ये काम कर सकता है उसको तब भी क्या बोलेंगे हम लोग, बेस बोलेंगे यानी क्षारक बोलेंगे। अब एनसीईआरटी ने क्या है, गलती कर दी। मतलब गलती तो क्या, उन्होंने बोल दिया कि ऐसे बेस जो पानी में घुलते हैं हम लोग उन्हें ये बोलते हैं, लेकिन कुछ बच्चा जो दिमाग लगाएगा वो सोचेगा यार कि जो पानी में नहीं घुलता वो ये कैसे त्यागेगा, और जब ये त्यागेगा नहीं तो वो बेस कैसे होगा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक परिभाषा और होती है कि जो ऐसे पदार्थ जो हाइड्रोजन आयन ग्रहण कर सकते हैं उन्हें भी हम लोग बेस बोल देते हैं। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में, ठीक है। तो ज्यादा सिर पे लोड मत डालो, बस आप तो ये ध्यान रखो, जल में घुलनशील क्षार ही, अरे सॉरी इसकी हिंदी ढंग से लिखी हुई नहीं है, मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है, ठीक है, आ जाओ। ऐसे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं उसे क्षार कहते हैं, और जो जल में घुलनशील होगा वो ये त्यागेगा, ठीक है। आ जाओ। तो दोस्तों ध्यान रखो, क्षारक, बेसिकली क्षारक की सही परिभाषा क्या है, जो कि हाइड्रोक्साइड आयन को त्यागे या हाइड्रोजन आयन को ग्रहण करे। क्लियर है। ऐसे बेस जो कि पानी में घुलनशील होते हैं उसको अल्कली बोल देते हैं। तो बेसिकली अल्कली जो हो गया, और जो पानी में घुलेगा वो हाइड्रोक्साइड आयन त्याग करेगा। तो आप तो ये समझ लो कि जो हाइड्रोक्साइड आयन त्याग पानी में ये देता है ना, उसको हम लोग अल्कली यानी क्षार बोल देते हैं, क्षार बोल सकते हैं। तो अभी तक जो भी पढ़ा हमने बेसिकली वो क्षार ही था, अल्कली था। क्लियर है क्या, ठीक है। जरा लोड मत लो। जैसे एक एग्जांपल मुझे बताओ दोस्तों, ये NH3 है, क्या ये जल में घुलकर आपको लग रहा है ये त्याग करेगा, इसमें है ही नहीं, लेकिन फिर भी ये बेस है, फिर भी ये क्षार है। क्यों, क्योंकि क्षार की एक परिभाषा और होती है। आगे बात समझ में, मुझे पता है थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगा है, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार देखोगे वापस हो जाएगा, ठीक है। बताओ कौन क्षारीय प्रकृति का है, मतलब कौन पानी में, आप तो देखो एक शॉर्टकट बता दो क्या, आप तो बस ये ध्यान रखो बेस या अल्कली दोनों सेम है आपके सिलेबस के अनुसार। क्षार बोल दो, क्षारक बोल दो, बात समान है, क्योंकि हम लोगों को बेसिकली वही सारे क्षार पढ़ने हैं या वही सारे क्षारक पढ़ने हैं जो कि जल में घुलनशील होते हैं, और उनको क्षार बोलते हैं ना। तो ज़्यादा लोड मतलब भी है, ठीक है। कौन क्षारीय प्रकृति का है बताओ, तो क्या ये जल में घुल के OH- देगा क्या, यस। तो ये क्षारीय प्रकृति का है, अल्कलाइन नेचर का है, ठीक है। आ जाओ, कौन सा गुण क्षार का नहीं है,
स्वाद कड़वा होता है बिल्कुल। वे लाल लटमस को नीले, वो नीले को लाल में बदल देते हैं कि गलत बात है, ये नहीं है, ये तो अम्ल का है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना रखते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा वरना दिमाग में जोर आ जाएगा ना। अच्छे से समझ में आना, रिवाइज करो। और दोस्तों इसकी नेक्स्ट क्लास होगी थर्सडे को यानी गुरुवार को। आगे बात समझ में, क्योंकि यार मैं काम से बाहर जा रहा हूँ, है ना, और अपना ज़्यादा बचा नहीं, 10-12 दिन का बचा हुआ, अपन आराम से पूरा कर लेंगे। लेकिन प्लीज़ दोस्तों समय वेस्ट मत करें। इतनी बड़ी बायोलॉजी हम लोग पढ़ चुके हैं, इतनी बड़ी फिजिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं, केमिस्ट्री लगभग 60-65%, 70% आपकी केमिस्ट्री हो गई। तो उसको रिवाइज करो, रिविजन पे ध्यान दिया करो। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।